नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस पर एक काफी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। जी, वित्त मंत्रालय की ओर से। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब जीएसटी में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव आया है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है क्या, इनका मतलब क्या है, और क्यों महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये भी। सही कहा। प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि 2017 में जो जीएसटी आया था वो फायदेमंद रहा और अब अगली पीढ़ी के सुधारों का समय है। जी, और ये सुधार जैसा बताया गया है वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिके हैं। हाँ, पहला है संरचनात्मक सुधार, फिर दरों को तर्कसंगत बनाना और तीसरा जीवन को आसान बनाना। करेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पर उससे पहले ये जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। हाँ, ये दिलचस्प है। इन सुधारों को उसी बड़े लक्ष्य से जोड़ा जा रहा है। कोशिश यही है कि आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग और खासकर जो एमएसईज हैं, छोटे और मझोले उद्योग, हाँ, उनको राहत मिले। ठीक है। तो पहला स्तंभ संरचनात्मक सुधार, इसमें वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली बात है ना? जी, वो सबसे अहम है इसमें। ये होता क्या है असल में और दिक्कत क्या है इससे? देखिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है जब आप जो कच्चा माल खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी की दर हाँ, आपके तैयार उत्पाद पर लगने वाली जीएसटी दर से ज्यादा हो। हो अच्छा, उल्टा हिसाब हो गया। बिल्कुल। तो होता यह है कि निर्माता का पैसा मतलब वर्किंग कैपिटल वो रिफंड में अटक जाता है। इससे लागत बढ़ती है, कैश फ्लो की दिक्कत आती है। कई सेक्टर हैं जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, वो इससे काफी जूझते रहे हैं। तो ये सुधार इसी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। हाँ, लक्ष्य यही है कि इस विसंगति को दूर किया जाए। इससे घरेलू उत्पादन को सीधी मदद मिलेगी। अच्छा, तो ये सीधे सीधे मेक इन इंडिया से जुड़ गया। बिल्कुल। और इसके अलावा संरचनात्मक सुधार में और क्या है? वर्गीकरण वगैरह की भी बात थी। हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। वस्तुओं का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, किस आइटम पर कितना टैक्स लगेगा, इसको लेकर अक्सर विवाद होते हैं। अच्छा, मतलब लिटिगेशन बढ़ता है उससे। हाँ, मुकदमेबाजी बढ़ती है, व्यापार में अनिश्चितता रहती है, तो उसको कम करने पर जोर है और साथ ही दरों में स्थिरता लाने की भी कोशिश है। ठीक है, तो ये हुआ पहला स्तंभ। अब आते हैं दूसरे पर, दरों को तर्कसंगत बनाना, रेट रैशनलाइजेशन। जी। यहाँ कुछ काफी दिलचस्प बातें सुनने में आ रही हैं, जैसे आम आदमी और एस्पिरेशनल चीजों पर टैक्स कम हो सकता है। हाँ, ये एक बड़ा संभावित कदम है। प्रस्ताव ये है कि अभी जो कई सारे टैक्स स्लैब्स हैं ना, 5%, 12%, 18%, 28%, हाँ, काफी सारे हैं। उनको कम करके मुख्य रूप से सिर्फ 2 दरें रखी जाएं, एक स्टैंडर्ड दर और एक मेरिट दर। मेरिट मतलब रियायती दर। हाँ, रियायती दर कह सकते हैं। और कुछ चुनिंदा चीजें ही होंगी, शायद लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स, जिन पर कोई विशेष दर लगेगी। और सरकार ये कर कैसे पा रही है? मतलब इसका आधार क्या है? इसका एक बड़ा कारण है वो जो कंपेंसेशन सेस लगता था ना राज्यों के लिए। हाँ, मुआवजा उपकर। जी, वो अब खत्म हो रहा है या होने वाला है। ओके। तो उसके हटने से सरकार के पास एक तरह से वित्तीय गुंजाइश मतलब फिस्कल रूम ज्यादा है। अच्छा। तो वो इस स्पेस का इस्तेमाल करके दरों को थोड़ा सरल और व्यवस्थित कर सकती है। इससे उम्मीद है कि जरूरी चीजें और कुछ हद तक एस्पिरेशनल गुड्स भी सस्ते हो सकते हैं। और खपत बढ़ सकती है। हाँ, उससे खपत को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन एक सवाल है, ये मेरिट क्या है और स्टैंडर्ड क्या है, ये तय करना चुनौतीपूर्ण होगा। हाँ, ये काफी सब्जेक्टिव हो सकता है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें महंगी हो जाएं अगर वो कम स्लैब से निकलकर स्टैंडर्ड में चली गईं? ये बिल्कुल संभव है। ये एक चुनौती रहेगी कि संतुलन कैसे साधा जाए, किस चीज को किस कैटेगरी में रखना है। इस पर काफी विचार विमर्श और सहमति की जरूरत होगी। बिल्कुल। ठीक है, अब तीसरा स्तंभ, जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग। इसमें क्या है? इसमें मुख्य रूप से प्रक्रियाएं हैं, मतलब प्रोसीजरल सुधार, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हाँ, वो कई लोगों के लिए सिरदर्द रहा है। उसी को आसान बनाने की बात है। पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, समय पर हो, खासकर छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए, ताकि वो आसानी से सिस्टम में आ सके। जी। फिर है रिटर्न फाइलिंग। इसमें पहले से भरे हुए रिटर्न मतलब प्री फिल्ड रिटर्न्स लाने का प्रस्ताव है। अच्छा, जैसे इनकम टैक्स में होता है कुछ हद तक। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे व्यापारियों का समय बचेगा, गलतियां कम होंगी। और रिफंड, उसका क्या? वो भी एक बड़ी समस्या रही है। हाँ, रिफंड प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर मैनुअल इंटरवेंशन कम करके इसे और पारदर्शी और तेज बनाने का इरादा है। तो ये सब तो प्रक्रियात्मक सुधार हुए। जी, और ये सीधे तौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएंगे और फॉर्मल इकोनॉमी को मजबूत करेंगे।
तो अब अगला कदम क्या है? ये प्रस्ताव तो आ गए, लागू कैसे होंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव अब मंत्रियों के समूह यानी गोएम को भेजे हैं। ये गोएम पहले से बना हुआ था? हाँ, जीएसटी काउंसिल ने ही इसे बनाया था इसी मुद्दे पर विचार करने के लिए। अब केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर, मतलब सहकारी संघवाद की भावना से, इस पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी। और ये सब कब तक होने की उम्मीद है? कोई टाइमलाइन? उम्मीद तो यही है कि जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी उसमें इन पर विस्तार से चर्चा हो। और कोशिश रहेगी कि इसी वित्त वर्ष में लागू हो जाए। हाँ, सरकार की मंशा तो यही लगती है कि अगर सहमति बन जाती है तो इसी फाइनेंशियल ईयर में इन्हें लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन सारे सुधारों का लक्ष्य एक ही है, जीएसटी को एक सरल, स्थिर और ज्यादा पारदर्शी टैक्स सिस्टम बनाना। बिल्कुल। जिससे समावेशी विकास हो और व्यापार करना आसान हो। तो अगर ये सब ठीक से लागू हो जाता है, हाँ, अगर ये प्रस्तावित सुधार सही ढंग से और पूरी सहमति के साथ लागू होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स और समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर आम नागरिक और छोटे व्यवसायों पर इनका काफी सकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक विचार करने वाली बात यह भी है, देखिए, लक्ष्य तो हमेशा सरलीकरण का होता है। हाँ, बिल्कुल। पर भारत जैसे बड़े और विविध देश में टैक्स के नियमों में कोई भी बदलाव लाना, उसे जमीन पर उतारना, वो हमेशा जटिल होता है। ये तो है। तो क्या ये सरलीकरण वास्तव में, मतलब जमीनी स्तर पर, छोटे व्यापारी के लिए अनुपालन का बोझ कम करेगा, या फिर नई व्यवस्था को समझने में ही शुरू में दिक्कतें आएंगी? ये एक अहम सवाल है। असली परीक्षा तो कार्यान्वयन की ही होगी। तो इस पर आगे नजर बनाए रखनी होगी कि ये सुधार कैसे लागू होते हैं और उनका वास्तविक असर क्या होता है।